आज एक नए युग की ही मानो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, करने की तरफ आज सबसे पहला कदम उठा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वंदन है, आप सभी का अभिनंदन है दीवानजी 2.0 बैच में, जहां पर हम बहुत शानदार तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। यहाँ पर जैसा आप सबको पता है कि हिंदी की जिम्मेदारी मेरे पास है और हिंदी में कुल मिलाकर के 37 प्रश्न आते हैं, जिसको हम पूरा पूरा टैकल कर रहे होंगे। आप जल्दी से आ जाइए और मुझे अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ दिखा दीजिए कि आप किस हद तक तैयार हैं अपने बदन पर वर्दी को सजाने के लिए। जल्दी से आए, स्वागत है, वंदन है। एक पंक्ति मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं जो मुझे बहुत पसंद है और उसके बारे में मैं अक्सर बोलता हूं, उसको मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हमको मुश्किलें आती हैं, उलझनें आती हैं। तो हमेशा मैं एक बात यही बोलता हूं कि उलझनों से डरे नहीं, मशक्कत करे भरपूर। उलझनों से डरे नहीं, मशक्कत करे भरपूर, और इसी का नाम है जिंदगी। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए हुजूर, चलते रहिए हुजूर। ये आपका दीवान जी 2.0 बैच है और ये पहला आपका डेमो है। डेमो में ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल स्पेशल शुरू में अच्छा अच्छा पढ़ा के दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही ये पहली क्लास है और यही आपकी एप्लीकेशन पर जाकर के शिफ्ट होगी। तो दिक्कत समस्या मानने की कोई जरूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा बैच है दीवान जी 2.0। वैसे इसका जो मूल्य है या जो उसकी सेवा राशि है वो 799 है। बट अगर आप आज 12 में, है ना, आज हमारी कौन सी तारीख है, 12 तारीख है, 12 में, 13 में और 14 में, जिनमें 3 दिन डेमो चलेगा, इनमें इसको मात्र 639 रुपये में आप अपने पास संजो करके रख सकते हैं और बहुत बढ़िया तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट है। और लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेना कैसे है, आप RWA ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं। ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाने के बाद या तो आपको ऊपर ही ये दिख जाएगा, ये स्लाइडर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, या पेड कोर्सेज में जाकर के आप फिर इसमें जा सकते हैं। और जैसे आप पेड वहां पर जाएंगे तो 799 का आपको दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर बाय नाउ के पे क्लिक करना है, बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 799 दिखाई देगा, आपने बोला था 639 में देंगे, तो यहाँ पर अप्लाई कूपन करना है। और अप्लाई कूपन करने के बाद मेरे प्यारे, यहाँ पर UPP बिना स्पेस के 20 ये डाल देना है। और जैसे ही आप इसको पे ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर ये 639 आ जाएगा, जहां पर आपको ये इतना डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। और पे ऑनलाइन करके आप इसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर आप पहले देखें, कोई तसल्ली वाली बात, कोई मतलब जल्दी वाली बात नहीं, आप तसल्ली करें पूरी। साथ में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टीम एंड टाइम टेबल की। टीम से आप मिल ही चुके हैं, सर ने भी आपको मिलवाया था, अंकित सर ने। और अब टाइम टेबल भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। डेली सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, मैं ले रहा हूँ। मेरा नाम राम भारद्वाज है। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, बट चंद ही दिनों में आप मेरे मित्र बन जाएंगे। उसके बाद 10 बजे राहुल शर्मा सर रीजनिंग के साथ मिलेंगे। 11 बजे दीपक भाटी सर आपको मिल रहे होंगे गणित के साथ। 1 बजे अजीत सर हैं, सुशांत सर हैं, अजीत सर आपको पॉलिटी कराएंगे। पहले पॉलिटी होगी, देन हिस्ट्री कराई जाएगी। उसके बाद आरुषि मैम है और विनय सर हैं, आरुषि मैम ज्योग्राफी कराएंगी और इकोनॉमिक्स कराएंगे आपके विनय सर। फिर आपके केशपाल सर हैं और शिवम सर हैं। तो पहले इसमें यूपीजी के चलेगा, देन इसमें कंप्यूटर के जो पार्ट हैं वो, और शाम को स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके वाली क्लास आज नहीं होगी क्योंकि सर मीटअप में गए हुए हैं, और आपको ये क्लास कल से चलेगी, ये आज नहीं होगी। बाकी सारी सारी क्लासेस आज हमारी होने। तो अभी हम एक काम करते हैं, हमारे ऑफिशियल हिंदी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं दोस्तों कि एकदम से हिंदी को देख करके और एकदम से पढ़ने लग जाना ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखो, UPPRPB जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, वही भर्ती बोर्ड क्या काम करता है, यूपी पुलिस SI का एग्जाम लेता है, दरोगा का एग्जाम लेता है, और वही बोर्ड आपका भी एग्जाम लेता है। परंतु दोनों की हिंदी में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे टॉपिक टॉपिक UPSI में एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपका जो सिलेबस भर्ती बोर्ड ने दे रखा है बाबू, ये वो है। और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो वाला जिस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्होंने सीधे लिख दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये एक टॉपिक है। उसके बाद इसने यहाँ पर लिखा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान।
यानी कि आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी, ठीक ठाक जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में इसने बोला यहाँ पर कि हिंदी वर्णमाला पूछेंगे हम आपसे तत्सम तद्भव पूछेंगे, पर्यायवाची पूछेंगे, विलोम पूछेंगे, अनेकार्थक शब्द पूछेंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द पूछेंगे, जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आने वाली 80 क्लासेस में, जो सर ने कहा है, हाँ, आने वाली 80 क्लासेस में आपको सारी की सारी बातें, हर एक चीज से आप रूबरू होंगे और ये सारे टॉपिक आपकी जान होंगे। ये बात आप मान करके चलिए। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। उसके बाद आपका लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, साथ में रस, छंद, अलंकार आदि। और अपठित बोध, जो आपका अनसीन पैसेज होता है, आप में से अंग्रेजी माध्यम वाले भी जो होंगे वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बहुत प्यार से लेकर के चलूंगा, आपको हर एक चीज समझ। और ऐसा भी हो सकता है आप में, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इंटर के बाद वाले भी होंगे, तो बहुत दिन से हिंदी नहीं पढ़ी होगी, तो हिंदी की बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। आप 37 में से 37 करने वाले हैं। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। हो सकता है चीज़ें बिल्कुल नहीं हो, थोड़ी सी मुश्किल लगे, बट ऐसा होगा नहीं। आप ध्यान से समझेंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि ये साहित्य का पार्ट है। उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। अब ये तो इन्होंने ऐसे दे दिया, अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं उसको ध्यान से सुने। और इस टाइम, इस जो पूरी सारणी है, इसको आपको क्या काम कर लेना है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस, जिस क्रम में ये पढ़ा जाता है, जिस क्रम में एक एक चीज समझ में आती है, जिस सीक्वेंस में सब चीजें समझ में आती है, उस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर लिया है और बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है बाबू, हम इसको 4 भागों में तोड़ रहे हैं। इसमें 4 भागों में तोड़ रहे हैं, जिसमें ये वाला है आपका पहला, जो व्याकरण वाला हिस्सा है आपका। दूसरा हमने इसको साहित्य में तोड़ लिया है। तीसरा हमने इसको शब्दावली में तोड़ लिया है। और बाबू चौथा मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर, गद्यांश। चौथा मैं यहां पर लिख देता हूं, जो 4th वन है, ये है हमारा गद्यांश। गद्यांश जो अपठित बोध आपका था, गद्यांश वाला जो हिस्सा है। अब आपको जो क्रम समझना है, जिस तरह से चीजें समझ में आती हैं, सारी की सारी एक साथ रहती हैं, उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला से शुरू करेंगे, अभी इसके बाद तुरंत वर्णमाला को चालू करेंगे। उसके बाद संज्ञा, जिसको नाउन कहा जाता है। और देखो, आपको मैं यही चीजें क्लियर कर देता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों से जब तुरंत पूछा जाता है कि भाई लिंग किसको कहते हैं, तो लिंग के बारे में आप सीधे बोल देते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि जवाब ये नहीं होता। वचन क्या होता है कि एक वचन और बहुवचन। और कारकों के बारे में आप बोल देते हैं कि भाई कारक तो कारक। परंतु आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लिंग, वचन और कारक, ये तीनों के तीनों संज्ञा के ही रूप होते हैं, पर इनके काम अलग होते हैं। यानी कि ये संज्ञा से डायरेक्ट रिलेटेड हैं और संज्ञा के बाद इन टॉपिक्स को पढ़ा जाना चाहिए तुरंत। उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्रिया पढ़ेंगे। अब क्रिया जो है हमारा, जिसको वर्ब कहा जाता है, वर्ब के साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका काल, क्योंकि क्रिया का ही रूप होता है काल, जो काम के होने के समय को बताता है कि वो पास्ट में हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, वो भूतकाल में हो रहा है, वो वर्तमान काल में हो रहा है, या वो भविष्य काल में हो रहा है। और इसी से रिलेटेड होता है वाच्य, जिसको अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वहां पर 2 हैं, यहां पर 3 होते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये भी क्रिया का रूप होता है, इसका काम डिफरेंट होता है। तो ये क्रिया के साथ ही हमारा पढ़ा जाता है। उसके बाद यहां पर विशेषण हम लोग पढ़ेंगे, बड़े प्यारे, एक एक चीज में आपको समझ। उसके बाद हमारे अव्यय होते हैं, जिनको अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसमें आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसमें आपका संबंध बोधक अव्यय है, और जिसमें आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। इन अव्ययों को हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और जानेंगे। उसके बाद संधि। संधि, आप ऐसी संधि आप पहली बार पढ़ेंगे जैसी मैं पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। जिसको जिंदगी में संधि समझ में ना आई हो और वो इस बैच को पढ़ने के बाद मुझे कह दे कि संधि समझ में नहीं आई, जो कहो सो हार जाऊंगा। पर गंभीरता से मेरी बात एक बार पढ़ लेना। तो ऐसे ही समास है, ऐसे ही रस है, ऐसे ही छंद है, अलंकार है। ये तो बहुत स्पेशल टॉपिक है भाई। इसको, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे समझ में आएंगे जैसे कि भाई क्या हो रहा है, कमाल।
उसके बाद विराम चिन्ह, उसके बाद वाक्य पढ़ेंगे जिसमें आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और वाक्यों की शुद्धि, और अंत में हम उपसर्ग और प्रत्यय, यानी 24 टॉपिक में हम व्याकरण को पढ़ रहे होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। कैसा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन? वहां पर तो उन्होंने लिख दिया कि भाई ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। हाँ, ये आपको बताओ कैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है? पूरा वर्गीकरण पूरे सिलेबस का, ये सब चीज से जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप चीजों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर जो साहित्य है वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है हिंदी भाषा एवं बोली, है ना, भारतीय भाषाएं। तो भाषा एवं बोली से प्रश्न जरूर आता है। साहित्य इतिहास किसने लिखना शुरू करा? गारसादा तासी था, वहां से शुरू हुआ, और काल विभाजन। उसके बाद महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, उसके बाद पुरस्कार देखेंगे, उसके बाद पत्र और पत्रिकाएं, यहां से प्रश्न आता है। उसके बाद संविधान और हिंदी, यानी हिंदी के बारे में संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में बात करी गई है, वहां से भी प्रश्न बन जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन और हिंदी में प्रथम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ में यहां पर देखिए शब्दावली में सबसे पहले शब्द रचना, यानी शब्द उत्पत्ति के आधार पर और आपके स्रोत के आधार पर आदि आदि जो है प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, और विदेशज शब्द कौन सी भाषा से कौन सा शब्द आया हुआ है, यहां से प्रश्न आ जाता है। तो शब्द रचना, उसके बाद पर्यायवाची जिनको समानार्थी कहते हैं, देन विलोम, फिर अनेकार्थी, फिर समश्रुत भिन्नार्थक, फिर तत्सम तद्भव, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, देन लोकोक्ति, उसके बाद मुहावरे, और यहाँ पर वर्तनी जिसको शब्द शुद्धि भी कहते हैं, शब्दों को लिखने का सही तरीका, ये हमको बहुत अच्छे से देखना है और अच्छे ढंग से इसको करना है। मैं गारंटी लेता हूं आपको कि अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में शुरू से लेकर अंतिम तक टिक गए, आपको हिंदी में अगर जरा सी भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे बता देना। आने वाले जैसे एक एक टॉपिक आप करते चले जाएंगे, इनके PYQ लगाने शुरू कर देना मित्रों, और आपका एक एक प्रश्न ऐसे सरल होगा, ऐसे क्वेश्चन खुद बोल देगा मेरा आंसर ये है, बस ये काम करना। और ये एक पार्ट है हमारा गद्यांश वाला, जिसको अनसीन पैसेज कहा जाता है। यहां से भी आपके 3 4 5 तक प्रश्न आते हैं। ये हर एक टॉपिक जरूरी है क्योंकि एक एक प्रश्न लगभग सब जगह से आपका बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा का पूरा आपका खेल है। अब हम चलते हैं सीधे हमारे सिलेबस पर। ये जरूरी चीजें हैं जो हमारे काम आएंगी, ठीक है। अब हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। आपको समझ में आया सारी चीजें जो मैंने समझाई? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? एक बार हम सब करके बताओ मुझे, देखूं तुम्हारा जोश कैसा है। नोट्स जरूर बनाने हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये बोर्ड पे मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा आपको, जो सारी की सारी चीजें बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा, ये PDF आपको मिलेगी। इसी के साथ में हैंड रिटन PDF भी आपको अलग से दी जाएगी, और आपको नोट्स भी बना लेने चाहिए क्योंकि अच्छे से समझ में आता है, बहुत बढ़िया समझ में आता है मेरे दोस्तों। और चलो आज अपने कंधों पर सितारे बोलने का अभ्यास वहां से बना हुआ है UPSI से, और कंधों पर सितारे भी हम लोग सजाएंगे डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और हमारे बदन पर वर्दी सजाने का समय अब आ गया है, और हमारे माता पिता की आंखों में जो सपने और उम्मीदें पल रही हैं उनको हकीकत में बदलने का समय आ गया है। आइए शुरुआत करते हैं दीवान जी 2.0 बैच की, गुरुजनों का स्मरण करते हुए, सरस्वती माँ का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर मैं टॉपिक को लिखने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। क्या है मेरे बाबू? टॉपिक का नाम है वर्णमाला। और बहुत गंभीरता से आप बात सुने, क्योंकि वर्णमाला पूरी की पूरी हिंदी विषय का, हिंदी सब्जेक्ट का सार है मेरे बाबू, सार है। और हम एक एक चीज को तोड़ते हुए, ब्रेक डाउन करते हुए आराम से बहुत प्यार से समझेंगे। देखो शब्द आया है वर्णमाला, और इसी का अन्य नाम आपको देखने को मिल सकता है, इसी का एक अन्य नाम भी आपको सुनने में मिलेगा। अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब क्या है? दूसरा। मेरे शब्दों पर गौर करते रहिएगा, क्योंकि मेरे शब्द जो आते रहेंगे वो शब्द आपकी शब्दावली, वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे और आपकी वर्तनी को भी शुद्ध कर देंगे। अन्य नाम क्या है इसका? अगर आपको पता हो तो आप बताते चलें। कई जगह इसका अन्य नाम वर्ण विचार भी आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू? वर्ण विचार भी इसको कह दिया जाता है कि भाई वर्णमाला और वर्ण विचार। अब एकदम से एक बात आई, एकदम से एक बात आई, यहां पर वर्णमाला नाम दिया गया है,
तो इसके पीछे क्या रहस्य है? वर्णमाला ही क्यों कहा गया? वर्ण के साथ में कुछ और भी तो चीज जोड़ी जा सकती थी, कुछ और भी तो कहा जा, वर्ण समूह कह सकते थे, है ना, या वर्ण संगठन कह सकते थे, ठीक है, ऐसा कुछ कह देते, पर वर्णमाला ही क्यों कहा गया? तो इस शब्द पर गौर करिए, और इस शब्द में जब आप देखेंगे, इस शब्द में जब आप देखेंगे वर्णमाला, क्या लिखा है बाबू? वर्णमाला लिखा है। तो आप पाएंगे कि इस पूरे के पूरे शब्द में दो शब्द हैं, एक तो है वर्ण, और बाबू एक है माला। एक है क्या? माला। ठीक है, एक है माला। अब जब क्या होगा कि जब आप दीवान जी 2.0 बैच में सेलेक्ट होके आओगे, तो हम आपके ऊपर माला बरसाए, है ना, माला चढ़ाएंगे, माला आपको देंगे, आप पर फूल बरसाएंगे, आपका स्वागत करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। परंतु यहाँ पर कौन सी माला है? हाँ, यहाँ पर उसी माला की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि माला में फूल बिंधे रहते हैं, और एक माला होती है जिससे लोग जाप करते हैं, है ना, मंत्रों का, नाम का जाप करते हैं, तो उसमें रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला। तो माला एक्चुअल में क्या है? माला को पहले समझो आप, माला कैसी होती है? तो माला में क्या होते हैं? मन के होते हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दिए, मन का फेर। यमक अलंकार है, ध्यान रखना। तो ऐसे माला जो होती है उसमें ऐसे मोती रहते हैं, ऐसे ऐसे। हम छोटी माला बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो माला ऐसे लगी रहती है, एक किसमें लगी रहती है? ऐसे, और बीच में एक बड़ा मोती होता है यहाँ पर। तो माला क्या है वास्तविकता में? ये मनकों का समूह है। क्या है बाबू? बहुत ध्यान से समझें, ये मनकों का समूह है। ये जो बीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो मोती दिखाई दे रहे हैं, इनका समूह है, इनका समूह है। तो इतना हमने जान लिया कि माला से क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये माला शब्द से बोलने की कोशिश कर रहा है समूह, और समूह को ही ग्रुप कहा जाता है। तो चलो, हमने इसकी उक्ति तो निकाली कि माला, और ये वर्ण क्या है? ये वर्ण शब्द क्या है? वर्ण शब्द के तो बहुत अलग अलग मायने देखने को मिलते हैं हमें। तो वर्ण शब्द जो है बाबू, ये एक अनेकार्थी शब्द है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें, ये एक अनेकार्थी शब्द है। क्या है बाबू? ये एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है। तो अनेकार्थी शब्द, अगर आप यहां पर मैं थोड़ा साइड में समझाऊं, बताऊं, तो इसको हम तोड़ लेंगे दो हिस्सों में। अनेक, धन, अर्थी। अब ये अर्थी वो नहीं है जो उठती है ना, भाई भाई चलो ले चलो भाई, है ना। तो जब ढंग से पढ़ते नहीं है, फिर यही जी करता है कि भाई गड़बड़ हो रही है भाई, ले चलो ले चलो। आवाज ठीक आ रही है? सब चीज ओके है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से देखते रहो। तो ये वो वाला अर्थ ही नहीं है। और अनेक का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा। अनेक का मतलब होता है एक से ज्यादा। और अर्थी का मतलब यहां पर है अर्थ वाला, यानी कि जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों, उसको अनेकार्थी कहा जाता है। ऐसे ही अनेकार्थी होने की वजह से इस वर्ण शब्द के तीन प्रमुख मायने निकलते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो निकलता हुआ दिखाई देता है, वर्ण का मतलब होता है बाबू रंग। क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग। आपने देखा होगा कि कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण, ये है ना। तो वर्ण का मतलब होता है रंग। एक होता है आपका वर्ण का मतलब यहां पर जाति से आ जाता है, जाति से। आपने देखा होगा कि भाई वर्ण, चार वर्ण हैं, तो लगभग जाति से उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो वो चार कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये इससे भी अर्थ निकलता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ठीक है, वैश्य। आप लोगों को ये अंतर ही पता नहीं होता, पेपर में आ जाएगा। देखो, अगर एक मात्रा है, अगर एक मात्रा है, तो ये तो होता है प्रोस्टिट्यूट। ये लिखा है वेश्या। क्या लिखा है? वेश्या, जो प्रोस्टिट्यूट है ना, गलत कार्य, देह व्यापार करने वाली स्त्री को वेश्या कहा जाता है। और ये है वैश्य। वैश्य मतलब बनिया। तो दोनों में बहुत अंतर है बाबू। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में आ जाता है और गड़बड़ हो सकती है। तो क्षत्रिय है और उसके बाद शूद्र है। तो ये जाति, जाति वाला आ गया। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का है, ये एक व्याकरणिक ध्वनि है। व्याकरणिक ध्वनि, व्याकरणिक ध्वनि यानी कि व्याकरण की सबसे छोटी जो इकाई है, यूनिट है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है।
तो इस शब्द को हमने पूरा तोड़ लिया और अब खेल हमारी समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हमको ये 3 अर्थ हैं, पर कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा किसका बैठता है? व्याकरणिक ध्वनि। यानी कि वर्णमाला में वर्ण है व्याकरणिक ध्वनि और माला है समूह। तो अगर मैं यहां पर एक बात लिख दूं, मुझे बताना कि बात सही है कि गलत है। अगर मैं यहां पर वर्णमाला को अगर मैं यहां पर वर्णमाला को वर्णों का समूह लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं मेरे प्यारों। अगर मैं वर्णों का समूह लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ, जल्दी बताओ, यस और नो। डीप नहीं है ये तो, बहुत बेसिक बेसिक है। हाँ, यस और नो। हाँ, नो सर। क्यों नो? क्यों नो? क्यों भाई? भाई हमने अभी तो लिखा है भाई, अगर मैं इसको वर्णों का समूह लिख दूं तो नो क्यों और यस क्यों? देखो आप बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहे हैं वर्णों का समूह, और आपने सीधे सीधे लिख दिया कि ना मास्टर जी आपने तो गलत लिख दिया, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिख दिया गया है वर्णों का समूह, व्याकरणिक ध्वनियों का समूह। तो अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि मैंने अ लिख दिया, उसके बाद क लिख दिया, उसके बाद च लिख दिया, उसके बाद प लिख दिया, उसके बाद श लिख दिया, उसके बाद ह लिख दिया, उसके बाद र लिख दिया, उसके बाद म लिख दिया, उसके बाद न लिख दिया, उसके बाद अण, उसके बाद इय, उसके बाद ंग, ये लिख दिया। तो मान लिया कि ये वर्णों का समूह है और हमने ऐसे ही करके पूरी वर्णमाला लिख दी, सो ऑन। हमने यहां तक पूरी वर्णमाला ऐसे लिख दी, ऐसे के ऐसे, ऐसे ऐसे हमने पूरी वर्णमाला लिख दी। तो भाई आप यहां पर खास बात देखेंगे क्या कि ये तो वर्णों का समूह है, यही तो है वो चीज जो हम बोल रहे हैं, वर्णों का समूह। तो क्या ये वर्णमाला कहलाएगा? ऐसे क्या ऐसी वर्णमाला कहीं देखी है आपने? आप बोलोगे नहीं। तो क्यों नहीं? तो यहां पर बात ध्यान रखना है। आप भी तो बोलोगे सर ये वर्णों का समूह है। ये वर्णों का समूह तो है, पर खाली वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जाता। अब खेल जो शुरू होता है, वर्णों का समूह मात्र होना ही वर्णमाला नहीं है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, एक सीक्वेंस में चीजें आनी चाहिए। पहले स्वर आने चाहिए, उसके बाद व्यंजन आने चाहिए। व्यंजन में भी पहले स्पर्श व्यंजन आएंगे, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आएंगे, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आएंगे, उसके साथ साथ द्विगुण व्यंजन आएंगे, संयुक्त व्यंजन आएंगे और फिर विशिष्ट व्यंजन आएगा। देन अयोगवाहों को भी हम उसमें लिखेंगे। तो वर्णों का समूह जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है। सही क्या लिखा जाएगा? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। यानी कि हमको एक क्रम में चीजों को, क्रम मतलब सीक्वेंस, बद्ध मतलब बंधा हुआ, सीक्वेंस में बंधा हुआ समूह ही क्या कहलाता है बाबू? समूह ही क्या कहलाएगा बेटे? समूह ही आपका वर्णमाला कहलाएगा। ये भी लिखा आ जाता है। अब पेपर में पूछेगा कि वर्णमाला क्या है, तो ये भी लिखा आ जाता है। ध्यान से सुने, ये भी लिखा आ जाता है। कई बार ये भी लिखा आ जाता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित यानी कि जिसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था की है जिसकी, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह आपका कहलाता है। कई बार इसी को अलग ढंग से लिख देता है, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह भी लिख देता है, सुव्यवस्थित समूह भी लिख देता है। पेपर में आती है सब चीजें, ये सब PYQ हैं बाबू, ये सब आपके पेपर में पूछी गई चीजें हैं और इसीलिए मैं इतनी लाइनें बता रहा हूं। हालांकि अंतर कुछ नहीं है, क्रमबद्ध भी उसे ही कहा जाता है, व्यवस्थित भी उसे ही कहा जाता है, सुव्यवस्थित भी उसे ही कहा जाता है। सुव्यवस्थित समूह आपका क्या कहलाता है बाबू? आपका वर्णमाला कहलाता है। इज दैट क्लियर? मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेरों, वाह, मौज आ जाएगी। आप देखो मेरे साथ में, एक एक चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज। और यहां से जो लेवल यहां से शुरू होगा ना,
लास्ट क्लास तक वही एनर्जी, वही लेवल, वही शानदार चीजें रहेंगी। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने ये चीज जान ली कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह है भाई, और व्यवस्थित समूह है, और या सुव्यवस्थित समूह है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पेपर में ना अब थोड़ा सा वर्ण के बारे में थोड़ी सी बात और करनी है हमको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछेगा कि वर्ण क्या है, अब आपसे पूछेगा वर्णमाला तो आपने बता दिया कि भाई क्रमबद्ध समूह है, व्यवस्थित समूह है, ये तो बात आपने समझा दी उसको। बट वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि वर्ण क्या होता है, तो आप वर्ण के बारे में क्या बोलोगे उसको? आप ऐसे बोलोगे उसको कि भाई ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ध्यान रखना है मेरे बाबू, इकाई में ये पहले छोटी ई रहती है, फिर बाद में बड़ी ई आ जाती है। इकाई मतलब यूनिट से है, सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि शरीर की इकाई क्या है, शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो उसमें बोलते हैं कि द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, ये हम बोलते हैं वहां पर। तो जैसे वो फिर एग्जाम्पल लेता है कि जैसे ईंट है, तो ईंट ईंट के मिलने से दीवार बनती है, उससे कमरा बनता है, उससे फिर घर बन जाता है। ऐसे ही पूरी भाषा की ईंट जो है, भाषा की ईंट आपका वर्ण है। अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा भाषा के निर्माण के बारे में कुछ बात बताऊं, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भाषा कैसे बनती है, कोई भी लैंग्वेज कैसे ट्रेवल करती है। और जो एक लाइन में आपके सामने लिखने जा रहा हूं, यहां से 3 प्रश्न बनते हैं और वो पेपर में भर भर के आते हैं। हम बात करते चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, पीवाईक्यू क्या क्या पूछा गया है, इस चीज को भी हम डिस्कस करते चलेंगे, जिससे जो टॉपिक आप पढ़ लें वो आपका पेपर के लिए तैयार हो जाए बहुत अच्छे से। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर हम भाषा के निर्माण के बारे में बात करें, भाषा का निर्माण क्या है मेरे बेटे? भाषा का निर्माण है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, मेरे को अपने बड़े भाई की तरह मानो, आप बड़ा भाई मानो, सर बोलो, भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है और कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। भाषा का निर्माण, तो बाबू सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले रहता है वर्ण। सबसे पहले क्या रहता है? वर्ण। वर्ण वर्ण से मिलकर के बनता है अक्षर। आप बोलोगे मास्टर जी आपको तो कुछ नहीं पता, अक्षर तो वर्ण ही होता है, अक्षर कोई वर्ण कहा जाता है, वर्ण कोई अक्षर कहा जाता है, आप तो गड़बड़ कर रहे हो। मैं आपको बोलूंगा वर्ण और अक्षर एक नहीं होते हैं। हालांकि इसको, वर्ण को अक्षर कह देना एक अलग सेंस में काफी सारे लोग इसको बोलते हैं, काफी सारे व्याकरण, व्याकरण का जो जानकार होता है उसको वैयाकरण कहा जाता है, माना जाता है। पर अक्षर अलग होता है और वर्ण अलग होता है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उसके ऊपर होता है अक्षर। बहुत ध्यान से जो चीजें बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आते हैं। अक्षरों को ही शब्दांश कहा जाता है। अब जो पूरा का पूरा शब्द है उसके टुकड़े, शब्द के टुकड़े, उनको ही शब्दांश कहा जाता है। वर्ण वर्ण मिलकर के अक्षर बनाते हैं, शब्दांश बनाते हैं। और शब्दांश जब आपस में मिल जाते हैं तो बाबू उनको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको शब्द कहा जाता है, उनको वर्ड कहा जाता है। और एक चीज पेपर में पूछेगा, ध्यान से सुन लेना, जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, सेंटेंस में, जैसे मेरा नाम राम है, जैसे मेरा नाम क्या है? राम है। अगर मैं बोल रहा हूं राम, तो ये एक शब्द है। ये मैंने बोला पुनीत, तो ये एक शब्द है। उमा, ये एक शब्द है। परंतु जब मैं क्या बोलता हूं कि राम बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, तो मैंने राम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया। और जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है बाबू, तो उनको पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको पद कहा जाता है। पद, क्या कहा जाता है? पद। तो ध्यान रखना है, वर्ण से अक्षर बने, वर्ण के मिलने से अक्षर बने, अक्षरों के मिलने से यानी शब्दांशों के मिलने से शब्द बने, शब्द को ही पद कहते हैं, पदों के मिलने से पदबंध बनते हैं, यानी कि पद आपस में जुड़ते हैं, वाक्यांश की तरह से चीजें होती हैं, और पदबंधों के मिलने से पूरा का पूरा वाक्य बन जाता है। और वाक्य को ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहा जाता है। अब जो 3 चीज मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर वर्ण जो है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है?
भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पेपर में पूछेगा, तो आपको ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये PYQs में भी भर भर के पूछा गया है, चाहे यूपी पुलिस ने कितनी बार एग्जाम लिया है। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आने हैं, 4 नंबर आपके पक्के हैं इस टॉपिक, और उसमें एक ये क्वेश्चन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप, ये पूछा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है बाबू, वो क्या है, आपका वर्ण है। उसके बाद जो शब्दांश होता है, शब्दांश भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, पर एक शब्द यहां पर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, एक बार बताना, देखूं तुम्हारी हिंदी कैसी है। बताएंगे, ध्वनि वर्ण इत्यादि सब बताएंगे, वहीं ला रहा हूं मेरे बाबू, वहीं पर ला रहा हूं, समझाते समझाते। हाँ, बताइए, सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब, सार्थक का मतलब नहीं आया अब तक। सार्थक का, हाँ, अर्थ के सहित, अर्थ के साथ, बिल्कुल, स मतलब सहित, अर्थक मतलब अर्थ वाला, अर्थ के सहित जो शब्द है वो सार्थक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये पेपर में पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण बोलना पड़ेगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है, सार्थक इकाई। तो आपको बोलना पड़ेगा बाबू कि सार्थक इकाई जो है वो आपका शब्द है। और अगर आपसे पूछने लगेगा कि भाई भाषा की सबसे बड़ी महत्तम इकाई बताओ, भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताओ, इकाई बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा यह वाक्य है। ये पूरा का पूरा भाषा का निर्माण क्रम है, बहुत सरल तरीके से। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर जाकर देखना PYQ में, मैं भी दिखाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 बाबू यहां पर है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाता है। अब एक परिभाषा आपने यहां पर ये देखी मेरे प्यारे, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। एक परिभाषा यहां पर और आती है, मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि। मुख से निकली, मुख से निकली, मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि, क्या निकली? मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि। अब ये बात बहुत जरूरी, ये दोनों ही परिभाषाएं अलग अलग परीक्षाओं में देखी जाती रही हैं। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है, और मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि आपका क्या है? आपका वर्ण कहलाता है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं, बहुत प्यारी चीज बताता हूं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, हाथ से लिखूंगा जानबूझ करके, मैं हाथ से लिखूंगा जानबूझ करके एक क्वेश्चन, मुझे उसका आंसर चाहिएगा, मुझे उसका आंसर चाहिएगा। मैं यहां पर लिखूंगा, भाषा की, मैं पहले लिख लूं पहले पूरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन 1 है, आप ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दीजिएगा, आप ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दें। मैंने यहां पर लिखा शब्द, मैंने यहां पर लिखा ध्वनि, मैंने यहां पर लिखा वाक्य, और मैं यहां पर लिख रहा हूं ये शब्दांश। बताओ इसमें से क्या उत्तर आना चाहिए, बताओ इसमें क्या उत्तर आना चाहिए, बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो क्या लगाओगे वहां पर? अब यहां पर आपका दिमाग घूम जाएगा, यार मास्टर जी क्या गेम कर रहे हो, पहले तो बता रहे हो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और अब यहां पर एक क्वेश्चन बना रहे हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण तो कहीं लिखा ही नहीं है इसमें, वर्ण तो कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। इसमें तो देखो शब्द तो हो नहीं सकता क्योंकि सार्थक है, वाक्य सबसे बड़ी इकाई है, शब्दांश अलग चीज होती है, यहां पर तो ध्वनि बची है। क्वेश्चन ही गलत है बाबू, क्वेश्चन गलत नहीं है। ध्वनि को ही वर्ण और वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है, यानी ये दोनों चीजें एक हैं, ये दोनों चीजें एक हैं। और कैसे एक हैं, बड़े प्यार से मैं 2 बातें समझा देता हूं बाबू। अगर पेपर में ध्वनि लिखा आ जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई और आया हुआ है, या लिखा आ जाए वर्ण,
तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्वनि को ही वर्ण और वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। ये बात आप ध्यान से सुने। अब आप बोलोगे सर जब वर्ण कह रहे हैं फिर ध्वनि कहने की क्या जरूरत है? जब वर्ण कह रहे हैं तो ध्वनि कहने की क्या जरूरत है? ये तो आप नई बात बता दे रहे हो। मैंने कहा भाई नई बात नहीं है, बात तो पुरानी। जैसे आप मेरे सामने आए, आपने सोचा कि मास्टर जी की परीक्षा ली जाए, तो आपने सोचा सर बोल के दिखाओ सबसे पहला वर्ण वर्णमाला का। तो मैंने बोला अ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान मेरी तरफ केंद्रित हो जाना चाहिए। बहुत बाल जैसा अंतर है, बाल जैसा अंतर, जैसे बाल होता है ना छोटा सा, ऐसा अंतर है। जैसे आपने मुझसे बुलवाया मास्टर जी पहली इकाई बोल करके दिखाओ, तो मैंने पहली इकाई पहला वर्ण बोला अ। ऐसे बोल दिया कि वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, मैंने बोला अ, तो अ बोला, ठीक है। अब आपने कहा मास्टर जी इसी को लिख करके दिखाओ, तो मैंने कहा कि भाई लो अ ऐसे लिखा जाता है, और बोल करके दिखाया था क्या, अ। तो ध्यान रखना है, ध्वनि जब हम कहते हैं, ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि जो शब्द है, ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज। ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज होता है। भाई कहीं से ध्वनि आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, तो जब मुंह से निकला, भाषा की सबसे छोटी इकाई जब मुंह से निकली ध्वनि के रूप में, आवाज के रूप में, तब तो इसको ध्वनि कहा गया। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई का मौखिक रूप है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई का मौखिक रूप है। ध्यान रखना, ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है। अभी तक हमने इसको कागज पर नहीं उतारा। तो ध्वनि क्या है, मौखिक रूप। आपने बुलवाया मुझसे कि मास्टर जी इससे अ से आगे क्या आता है, तो मैं बोलूंगा आ आता है। तो जब मुंह से निकल रही है, मौखिक है, अभी कागज पर नहीं लिखी गई है, तब तक तो कहते हैं इसको ध्वनि। ठीक है, तब तक तो कहते हैं ध्वनि। मैं बोला अ, ये ध्वनि है, आ ये ध्वनि है। ध्वनि मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, ध्यान से सुनना है। मैंने बोला ई, मैंने बोला ऊ, मैंने बोला री, मैंने बोला क, मैंने बोला ख, जब तक मुंह से बोले जा रहे हैं, मौखिक रूप से बोले जा रहे हैं, तब तक तो ध्वनि मतलब मुंह से आवाज ही तो निकल रही है। भाई ध्वनि का मतलब मुंह से आवाज तो निकल रही है। और आपने जैसे ही कहा मास्टर जी इनको कागजों पर लिख दो, तो जैसे ही मैंने क्या काम किया, इनको कागजों पर लिखा। मैंने जैसे ही इनको कागजों पर लिखा, तो कागजों पर लिखते ही ये वर्ण हो गए। यानी वर्ण भी क्या है, ये है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोनों चीजें एक ही हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, पर ध्वनि क्या है, ध्वनि मौखिक रूप है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप है। ठीक है, क्या है बाबू, सबसे छोटी इकाई का, सबसे छोटी इकाई का, सबसे छोटी इकाई का क्या है, लिखित रूप है। क्या है बाबू, ये लिखित रूप है। क्या है बाबू, लिखित रूप है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं साइड में अब यहां पर लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि है लिखित रूप, मौखिक रूप। ध्वनि है मौखिक रूप, जिसको हम मुंह से बोलते हैं, अभी तक कागजों पर नहीं आई है, मौखिक रूप है। और बाबू अगर मैं यहां पर लिखूं वर्ण, तो वर्ण क्या है, लिखित रूप है। जब बोला जा रहा है केवल तो मौखिक है, ध्वनि कहलाएगा, और जब कागज पर हमने उसको लिख दिया तो वो वहां पर वर्ण कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, थम्स अप करके बताओ मुझे, इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट, एक बार बता दो मुझे, एक बार समझा दो मुझे, मजा आया कि नहीं आया। हम्म, हाँ बुक को छोड़ दो अभी आप, बुक को छोड़ दो, एक बार बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब मुंह से निकली तो क्या कहलाई, ध्वनि कहलाई, और जैसे ही हमने उसको कागज पर लिख दिया तो यही वर्ण कहलाई। हालांकि ध्वनि और वर्ण एक ही चीज होते हैं, ध्वनि मौखिक रूप है और वर्ण आपका लिखित रूप है। यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छे से समझ करके चलें। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप चीजों को जान रहे हो। ठीक है, आप चीजों को जान रहे हो। ठीक है, अब मैं एक समीकरण आपके सामने और पेश करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजे आ गए भाई, मजे आ गए। अब मैं एक समीकरण पेश करता हूं, ये वाली।
अब मैं थोड़ा ये समीकरण पेश करता हूं आपके सामने कि वर्ण को ही ध्वनि, ध्वनि को ही, इधर से लेते हैं क्योंकि आपको भी समझने में अच्छा लगे। देखो ध्वनि हमने अभी देखा, हमने देखा ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि को ही बाबू वर्ण कहा जाता है और वर्ण को ही अक्षर कह देते हैं कुछ लोग। पर ध्यान रखना है, ये बात तो सही है, जब नॉट इक्वल टू होता है गणित में, जब कोई चीज बराबर नहीं मानी जाती, जब चीजें मजा आएगा पूरा। अभी क्लास चलने दो आगे आगे, और एक एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक का संज्ञा हो सर्वनाम हो ऐसे समझा दिया जाएगा कि जीवन में दोबारा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं। और नंबर पूरे में से पूरे ले भाई, 37 में 37। बस एक काम आपको करना है, आज ये पहली क्लास है, अंतिम क्लास तक मेरे साथ बने रहना है। मेरे साथ में लगभग 3 महीने आप बिता लो, लगभग 3 महीने बिता लो, और हिंदी में 37 में 37 की गारंटी अपने गुरुचरणों का आश्रय लेकर के, अपने गुरुचरणों, अपने ऊपर नहीं, अपने गुरुजनों का, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिनकी कृपा से हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका आश्रय लेकर पूरे में से पूरे। और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, हमने एक बात यहां पर जानी, हमने एक बात यहां पर लिखी, हमने एक बात यहां पर लिखी कि ध्वनि को तो वर्ण कहते हैं पर अक्षर वर्ण नहीं होता। तो ये अक्षर क्या होता है जिसको हमने शब्दांश लिखा, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अक्षर, अक्षर जो है आपका, ये अक्षर क्या है? तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, ये अ और अक्षर। क्या है? अ और अक्षर। तो यहां पर बाबू ये क्या होता है ना, ये जो अ है ये एक उपसर्ग है। आप में से कुछ लोगों ने अब तक उपसर्ग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उपसर्ग क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा में इन्हीं को प्रीफिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? इन्हीं को प्रीफिक्स कहा जाता है। प्री मतलब शुरू में, और फिक्स मतलब जुड़ने वाले, जो शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में या तो विशेष गुण प्रकट कर देते हैं, या क्या कर देते हैं, या उनके अर्थ को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमने बोला गति, गति मतलब स्पीड है, परंतु उसके सामने अगर हम बोल दें, उसके सामने दुर उपसर्ग जोड़ दें, दुर प्रीफिक्स जोड़ दें, तो दुर्गति हो जाती है। दुर्गति मतलब खराब अवस्था, यानी गति का पूरा अर्थ बदल गया। तो यहां पर ये अ उपसर्ग है, और हमेशा ध्यान रखना है, ये जो अ उपसर्ग है ये नहीं के अर्थ में जाता है। किस अर्थ में जाता है? नहीं के अर्थ में जाता है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। और क्षर का मतलब होता है नाश होना। क्षर का मतलब होता है नाश होना, या इसका अर्थ होता है नष्ट होना, या क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना, डिके होना इत्यादि सेंस में आ जाता है। तो नाश होना, नष्ट होना इस सेंस में आ जाता है। तो अ और अक्षर अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक अर्थ आ जाएगा, यानी जिसका नाश नहीं होता। क्या? जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश, नाश मतलब जा रहे तेरा नाश हो, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं लोग। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जा रहे तेरा नाश हो। अब अगर जैसे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, ठीक है, अगर किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो, किसी के साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं? उसको उसको अगर बराबर का है तो उसने एक मारा तो हम 2 जमा देते हैं। पर जब वो 2 मारे और 10 मारने की हिम्मत रखे, अपने एक भी मारने की हिम्मत ना हो, तो बाद में जब उसके वो साइड हो जाता है, जरा तेरा नाश हो, बस इतना कह करके अलग हो जाते हैं। तो जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, यानी जो नष्ट नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे मास्टर जी सीधी सीधी बात बता दो, ये ऐसे नाश नहीं हो सकता, जा रे तेरा नाश हो, जा तेरा ऐसा हो, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? यानी कि भाई साहब, जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके खंड, यानी कि भाई साहब जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, नाश नहीं हो सकता। आप बोलोगे जी अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, मेरे सामने ले आओ मैं तोड़ दूंगा, मैं अच्छे अच्छों को तोड़ दूंगा भाई जी। मैंने 11वीं 12वीं में बतेरे तोड़े हैं, बतेरे। अब अभी 11 12 से निकल के आए हैं, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा हो गया हो, ग्रेजुएशन में हो, या कुछ ग्रेजुएट भी हो गए होंगे। जी हमने बहुत तोड़े हैं, हम तो सिर्फ तोड़ लेंगे, हम तो टुकड़े बना देंगे इसके। मैं भाई टुकड़े नहीं बना सकते आप, जी हम बना देंगे, भाई बना के दिखाओ। तो मगर मैं एक बात बोलूंगा कि यदि तुमने टुकड़े किए, यदि टुकड़े हुए, यदि खंड हुए, यदि क्या हुए? यदि खंड हुए, यदि टुकड़े हुए,
तो उच्चारण बदल जाएगा। तो क्या होगा? तो उच्चारण बदल जाएगा, तो उच्चारण बदल जाएगा, तो उच्चारण बदल जाएगा, तो उच्चारण बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो यानी अक्षर किसको कहते हैं? यानी जिसका नाश नहीं होता, जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते, यानी जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और यदि आपने खंड किए, टुकड़े किए, तो उनका उच्चारण बदल जाएगा। मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूं। आप कहोगे कि सर सीधे सीधे बताओ। शब्द होता है उदाहरण, ध्यान से सुनना, वर्तनी में आता है बाबू। उदाहरण नहीं होता है, बोलते हैं ना हम, इसके उदाहरण दो, उदाहरण नहीं, उदाहरण, उदाहरण। तो देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां पर राम, मैंने यहां पर शब्द क्या लिखा? राम लिखा। मैंने यहां पर शब्द लिखा राम। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक कॉमन बात पता होनी चाहिए कि जो अभी आगे भी बताऊंगा, मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। जो वर्ण होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आपको पता ही है। जो लेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वोवेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवेल, वोवेल मतलब स्वर, वोवेल मतलब स्वर, और दूसरे होते हैं बाबू आपके व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? बहुत एक्सप्लेन में भी एक्सप्लेन बढ़िया ढंग से भी देखेंगे, डिटेल में भी समझेंगे, पर इस चीज को थोड़ा सा बताने के लिए यहां पर चीजों को समझाना जरूरी है। वर्ण जो है वो स्वर है और व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी की मदद के बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और आपके व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन बोले ही जाते हैं स्वरों की मदद से। किससे? स्वरों की मदद से। क्योंकि अगर आप क भी बोल रहे हो तो क भी कैसा होता है? ये क के साथ में अ जुड़ा रहता है। ठीक है बाबू, क्या जुड़ा रहता है? क के साथ में अ जुड़ा रहता है, यानी स्वर की मदद लेनी पड़ती है। और अगर व्यंजनों को स्वर के बिना देखा जाए तो ये उनका शुद्ध रूप होता है। ये व्यंजनों का शुद्ध रूप है, इसको हल रूप कहते हैं, क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है बाबू? हलंत लगा हुआ है। इसी को आप आधा कह सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि भाई आधा क लिखो, तो अगर आप यहां पर ये लिख रहे हो या आप यहां पर हलंत लगा रहे हो, दोनों बातें एक ही हैं। इनका मतलब होता है स्वर रहित, यानी स्वर इनके साथ में नहीं है। अगर जैसे राम शब्द है, इस राम शब्द को आप कहोगे जी इसमें क्या है, हम तो तोड़ देंगे, इसमें क्या है? आप देखो, इसमें र है, र का शुद्ध रूप है, क्योंकि र के साथ में यहां पर आ जुड़ा हुआ है। उसके बाद म है, तो आप कहोगे म का शुद्ध रूप है, उसके साथ में अ जुड़ा हुआ है। लो, हो गए टुकड़े। तो पर एक बात, मुझे ये बात बताना, ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा खेल हुआ वर्ण विच्छेद का। क्या हुआ? वर्ण विच्छेद हुआ। यहां पर वर्णों को हमने तोड़ दिया, वर्णों ने मिलकर र आ म अ, इन्होंने मिलकर राम बनाया था, परंतु हमने राम से इनको अलग खोल खोल के रख दिया। इसको वर्ण विच्छेद कहा जाता है, यानी वर्णों को आपस में खोल करके रख देना पूरा का पूरा। तो यहां पर र है, र का शुद्ध रूप है, उसके साथ में आ का डंडा देख रहे हो। उसके बाद म है, म के साथ में अ लगा हुआ है। पर आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर बोल रहा हूं मैं राम, बहुत ध्यान से सुने, यहां पर बोल रहा हूं मैं राम, और जब मैं इसको बोल रहा हूं र आ म अ, तो क्या सेम उच्चारण आ रहा है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेहा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेहा, नेहा मैंने यहां पर लिख दिया, तो यहां पर न है, न के साथ में एक ही मात्रा है, उसके बाद ह है, और ह के साथ में आ की मात्रा है। तो यहां पर नेहा हमने बोला, और यहां पर न ए ह आ, अगर किसी को बुलाने लगे न ए ह आ, तो क्या मतलब भाई, किसको बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी कि आपने यहां पर वर्ण विच्छेद किया, तो यहां पर उच्चारण बदल गया, यहां पर प्रोनाउंसिएशन बदल गया। बट अगर मैं यहीं पर कह दूं कि यहां पर इसके दो भाग आप बनाओ, मैं यहां पर लिखता हूं रा और म, यहां पर मैं बोलता हूं ने और हा, तो क्या अब भी बदल रहा है? क्या अब भी बदल रहा है? वहां तो आपने देख लिया उच्चारण बदल गया था, परंतु आपने जब यहां पर देखा रा और म, आप बोलो रा म, ऐसे तोड़ करके बोलो, रा और म, अलग अलग करके बोलो, रा और म, रा और म, और आप बोलो राम। तो रा म, राम उच्चारण सेम ही आ रहा है, राम का उच्चारण भी यही है, रा और म इसका उच्चारण भी सेम ही है। नेहा उच्चारण पूरा नेहा,
तो ये भी उच्चारण सेम ही है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। जबकि आप अगर वर्ण विच्छेद कर दोगे तो उच्चारण बदल जाएगा, परंतु यहां पर आप देखो, यहां पर ये वो टुकड़े हैं जिनका एक झटके में उच्चारण होता है और एक उसका शब्द का जो टोटल प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं बदलता है। तो बाबू यहां पर जो ये रा है, यहां पर जो म है, यहां पर जो ने है और जो यहां पर हा है, यही हमारे क्या हैं, यही हमारे अक्षर हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, बहुत अच्छे से जाननी चाहिए। तो अगर मैं अक्षर के बारे में यहां पर एक बात लिखूं प्यार से, तो अक्षर क्या है? तो अक्षर वे हैं, वे जिनका उच्चारण एक झटके में होता है। ठीक है, झटके में रा म, और क्या होता है? उच्चारण नहीं बदलता। जिनका उच्चारण एक झटके में हो, थोड़ा ऊपर कर देते हैं फिर छोटा कर देंगे। वे जिनका उच्चारण एक झटके में हो, एक झटके में होता है, एक झटके में होता है, एक झटके में होता है और उच्चारण नहीं बदलता। अगर आपने ज्यादा तोड़ दिया तो उच्चारण बदल जाएगा, वो तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। और शब्द का उच्चारण नहीं बदलता, और शब्द का उच्चारण नहीं बदलता, और शब्द का उच्चारण नहीं बदलता है, और शब्द का उच्चारण नहीं बदलता है। क्या कहलाते हैं? वो आपके अक्षर कहलाते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। यहां पर जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने नहीं, तो नहीं में मुझे बता दो, एक एक पूछता हूं बस, नहीं में अक्षर बता दो कौन कौन से हैं। सर मजा आ रहा है? मजा आएगा बेटे। नहीं नहीं चीज ये डीप नहीं है, ये तो बहुत ऊपर ऊपर है भाई, ये डीप थोड़ी है। और पेपर बहुत अच्छे बनते हैं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे बताओ नहीं में अक्षर बता दो कौन कौन से हैं, शब्दांश कौन कौन से हैं। ये शब्दों के टुकड़े ही तो हैं, देखो इन शब्दों के टुकड़े से मिलकर शब्द बनता है। बताना, मैं देखने आ रहा हूं। हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह, हाँ, वाह जी वाह। हाँ, न और ही, न और ही क्या है? न और ही क्या आ जाएगा आपका? न और ही, ये आपके क्या हैं? यही आपके शब्दांश हैं, और शब्दांशों को ही अक्षर कहा जाता है। एक बार अब मुझे बताओ कि अक्षर का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? अक्षर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बताओ थम्स अप करके। क्लियर? देखो चीजों को ना बहुत तरीके से पढ़ना पड़ता है, और यही कॉन्सेप्ट आगे तक काम आएंगे। थम्स अप करके बताओ एक बार, मजा आया कि नहीं? हम्म। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पर? अब हमने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, वर्ण का, ये भाषा की ध्वनि इत्यादि, ये सब कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब हमको एक चीज समझनी है, जिसको देखें, समय है ना हमारे पास? चलो अब एक काम करते हैं, आज क्योंकि अभी शुरू करेंगे अगर संख्या वाला पोर्शन हम, तो वो आज पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम कल इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि दूसरी भी क्लास आपकी शुरू होनी है, तो ऐसा ना हो कि वहां काल का अतिक्रमण हो जाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, ध्यान रखना। और कल हम वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे बाबू? कल कहाँ शुरू करेंगे? वर्णमाला में। ये पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया, कल से अब और प्यारी स्पीड आएगी और हर चीज समझ में आ जाएगी। वर्णमाला में क्या है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर हम लोग चलेंगे। आज तक आप समझ रहे थे, आज तक आप समझ रहे थे वर्ण और अक्षर एक होते हैं पर अलग अलग है। कल हम वर्णों की संख्या के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा ये बैच है, हमारा ये बैच है कौन सा? दीवानजी 2.0 है। आज 12 तारीख है, कल 13 है, परसों 14 है। ये 3 दिन ही यूट्यूब पर चलेगी और ये फ्री डेमो रहने वाला है, और ये क्लास चल